like a Hellcat. Hello, all of you. Good morning to them, those who are watching in the morning. Good afternoon to them, those who are watching in the afternoon, and good evening to them, those who are watching in the evenings. So, I request you to please like and share the video, and also subscribe. For subscribe, you have to just click the red button and subscribe it. So before going to the lesson of social science first chapter, I would like to tell you that in the 6th class you have already studied about the history and culture of ancient era. Now in this 7th class you will just read or learn about the history and culture of medieval era. Era means the world, and medieval means in between of the first and the last, and ancient means the total past era. Then we will just see there that generally the study of history has been divided into three parts. Okay, three parts means first of all, first one is the ancient age, second one is the medieval age, and third one is the modern age. So in this lesson we will read about the medieval age. Why? Because already we have learned about the ancient age in the 6th class. Now in the 7th class you will learn about the medieval age. Now why we are telling here medieval age? क्योंकि जो मिडिवल एज हम बात कर रहे हैं वो है कि ना स्टार्टिंग का ना लास्ट का, इन बिटवीन यानी बीच का जो एरा या जो पार्ट टाइम या पीरियड चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब भी किसी कंट्री या पर्टिकुलर प्लेस में चेंजेस होते हैं, चेंजेस रिलेटेड टू किससे, डेवलपमेंट से और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन होता है, जैसे किसी भी एरिया में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एस्पेक्ट जो होते हैं लाइफ के, वो जब चेंज हो जाते हैं या जब उसमें कुछ नया परिवर्तन होता है या कुछ भी ऐसा स्लाइटली चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि न्यू एज इज गोइंग टू बिगिन. नया एरा, नई एक दुनिया जो है वो बनने या स्टार्ट होने जा रही है. और ब्रीफ में अगर हम शॉर्टकट में अगर कहें तो हमने क्या किया है कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको. लेकिन वो किस बेस पर हमने डिवाइड किया, तो वेरियस स्टेप्स ऑफ द चेंजेस एंड प्रोग्रेस, यानी उन्नति के और कुछ बदलाव हुए ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जिसके द्वारा और जिसकी वजह से हमने डिवीजन किया, यानी उसका हिस्ट्री का हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको नाम दिया एंशिएंट एरा, मिडिवल एरा एंड मॉडर्न एज. अब हम बात करेंगे कि मिडिवल एरा जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था. तो 8th सेंचुरी एडी में इंडिया में स्टार्ट हुआ था. और ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में अगर 8th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हो रहा तो अदर वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी सेम टाइम पर स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं था. यूरोप के अगर हम बात करें कंट्रीज की तो उसमें 5th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हुआ था. तो अब हम बात करते हैं मिडिवल एरिया की. तो मिडिवल पीरियड जो है हमने उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. एक अर्ली मिडिवल पीरियड जो 8 से 13 सेंचुरी एडी तक है, और दूसरा लेटर मिडिवल पीरियड जो 13 से 18 सेंचुरी एडी है. अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे. डिटेल में इन द सेंस की अब हम देखेंगे कि इस बीच क्या हुआ. मिडिवल इंडिया हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्रीज इन मैनी वेज. बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे तरीकों में जो है इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत अलग है. अगर हम बात करें कि कुछ चेंजेस हुए तो चेंजेस कैसे हुए, कुछ न्यू रिलीजन्स यानी नए धर्म स्थापित हुए और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हुए. उसके बाद में कुछ ऐसे चेंजेस हुए सोसाइटी में, फिर जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस जो बदली, कुछ नई लैंग्वेजेस आई, कुछ हमने न्यू लैंग्वेज स्पीक करना स्टार्ट किया इंडिया में. फिर कुछ ऐसा हुआ कि जैसे हम कह सकते हैं कि फूड जो हम भोजन करते हैं
उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, जो कपड़े पहनते उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास में मिडिवल पीरियड का बहुत सारा नॉलेज हमारे पास में है। क्यों है? क्योंकि इससे जो बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं जो हमको इसका नॉलेज देते हैं मिडिवल पीरियड का, या इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो दो सोर्सेस सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल। अब लिटरेरी से हम क्या समझते हैं? लिटरेरी से जो हमको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, जिसमें हमको मिडिवल एरा के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हम किसको बोलते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हम किसको बोलते हैं? जो किसी कॉपर प्लेट पर लिखा हुआ हो, या किसी स्टोन पे लिखा हुआ हो, या किसी मॉन्यूमेंट पे लिखा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे लिटरेरी सोर्सेस हमें हेल्प कर रहे हैं और कैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ने हमको मदद की नॉलेज गेन करने में मिडिवल पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस में क्या था। जैसे राइटिंग ऑन द पाम लीव्स एंड बीच बार्क, है ना। पाम लीव्स जो पत्ते होते हैं उस पर, और जो छाल होती है पेड़ की, उस पर लिखाया जाता था, और उसके थ्रू हमें बहुत सारा सोर्सेस अवेलेबल हुआ, जिससे हम मिडिवल एरिया के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर सकते थे। और आर्कोलॉजिकल में हमने देखा कि कुछ कॉपर प्लेट्स या स्टोन्स पर लिखा हुआ हमें मिला, जिसके थ्रू हमने ये अंदाज़ा लगाया कि मिडिवल पीरियड में ये सब कुछ हो रहा था। अब हम 13th सेंचुरी की बात करते हैं, जहाँ से पेपर जहाँ से इन्वेंट हुआ था। तो अ नंबर ऑफ दिस राइटिंग स्टिल एग्जिस्ट, और बहुत सारी ऐसी राइटिंग वर्क है जो हमको इस चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं। सम ऑफ देम यूर क्रॉनिकल और अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टीज। जैसे बहुत सारे क्रॉनिकल्स और उस समय के लेखककार, उस समय के साक्षी जो थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ मटेरियल दिया, जिसको हम बोल सकते हैं अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टीज। यानी बहुत सारे रूलर्स और डायनेस्टीज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हुई इन क्रॉनिकल्स और अकाउंट्स ऑफ लाइफ के वजह से। अब कुछ बातें हम ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ लाइफ से भी हमको मिली। जैसे बहुत सारे रूलर्स और डायनेस्टीज जो थे, उन्होंने अपने जीवन के बारे में पूरा गाथा लिखी, और उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो जैसे ड्यूरिंग द पीरियड सम फॉरेन राइटर्स आल्सो केम टू इंडिया। अब कुछ फॉरेन राइटर्स जो थे वो भी इंडिया में आए इस समय के दौरान, तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ जानकारियाँ प्रदान की। जैसे कि तुर्किश इन्वेडर्स के टाइम पर हु हैज़ रिटन अबाउट दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल रूलर्स, है ना। ऐसे फॉरेन राइटर्स आए थे जिस समय तुर्किश ने हम पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली सुल्तान्स और मुगल रूलर्स के बारे में बहुत सारा लिखा गया, जो आज भी हमारे पास में एज ए सबूत के तौर पे है कि उस समय कब, कहाँ और क्या हुआ था। फिर द फेमस कुछ ऐसे नाम उसमें से है राइटर्स के, जो हमें ये बताते हैं कि वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। जैसे इब्न बटूटा, मार्को पोलो, अल बर्नी, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर एंड ठेवनियर। तो फ्रॉम द 15th सेंचुरी से बात करें हम, अभी हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे थे, अब हम 15 से 18 सेंचुरी के बारे में अगर बात करें तो मुगल्स रूलर्स जो थे, वो मुगल्स रूलर्स ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर उन्होंने अपना राज्य और साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो मुगल रूलर्स के बारे में बहुत सारी हमारे पास में जानकारियाँ है, क्योंकि बहुत से रूलर्स जो थे मुगल एम्पायर्स थे, उन्होंने अपने जीवन के बारे में ऑटोबायोग्राफीज लिखी। जैसे कि जहाँ पर उनके गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने लिखा, वो और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में उन्होंने लिखा। अदर जो रिटन अकाउंट्स हमें मिलते हैं उनके लाइफ के बारे में, वो भी उनके ऑटोबायोग्राफी से ही मिलता है। जैसे कि बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुके जहांगीरी,
बादशाहनामा, ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस है इस पीरियड के। अब इसी समय जो और दूसरी ओर चल रहा था, जैसे रॉयल ऑर्डर्स, रॉयल करस्पॉन्डेंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ द स्टडी ऑफ मिडिवल इंडिया हिस्ट्री। यानी उसी समय का रॉयल ऑर्डर्स और रॉयल करस्पॉन्डेंस, यानी जो शाही ऑर्डर्स होते हैं और शाही नामा होता है, वो हमें बहुत सारी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ देते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे इन द सेम वे, कुछ कोर्ट राइटर्स भी थे उस समय लोकल रूलर्स के, उन्होंने उनसे भी, और कुछ थिंकर्स थे, कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और जो हमें आज एक सोर्स के रूप में अवेलेबल है। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है, जैसे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसी बुक्स है जैसे कथा सरित सागर, बृहत कथा, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी, ये सब इम्पोर्टेंट राइटर्स के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं जो हमें बहुत सारा नॉलेज देती है मिडिवल पीरियड के बारे में। उसके अलावा हम अगर बात करें लिटरेचर की, तो बहुत सारे टेम्पल्स बिसाइड लिटरेचर, यानी इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, मस्जिदें, टॉम्स, मिनरेट्स एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब चीज़ें ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में, देश में बनाई गई, जैसे मंदिर, मस्जिद, मिनरेट्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, है ना, खूबसूरत इमारतें, ये वो सब उन्होंने इंडिया में बनाया। उसके अलावा इससे भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि उस समय का किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके का बनावट थी, या किस तरीके का उनका बनाने का तरीका था। दिस आर्कोलॉजिकल रिमेन्स टेल्स अस अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मिडिवल पीरियड। तो यही चीज़ें हमें क्या नॉलेज देती है कि उस समय का आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। अब हम बात करेंगे अब अगला जो रहेगा हमारा, इसके आगे का हम अगले एपिसोड में करेंगे। अबे समय की तत्परता को देखते हुए, और इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अगर आप रेड आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।